हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइज हम हमारे एलएफटी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम हमारे लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने लीवर फंक्शन टेस्ट में बेटा बिलिरुबिन को डिस्कस कर लिया था, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल बिलिरुबिन। फिर हमने सीरम एंजाइम्स को भी कवर कर लिया था। ठीक है, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जीजीटी, ये सारे एंजाइम्स को भी कवर कर लिया था। और आज हम हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विच इज बेसिकली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, और इन दोनों का सम होता है टोटल प्रोटीन्स। ठीक है, तो आज हम इन प्रोटीन्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा जिसने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको लीवर का पता है ना, कैसा क्या फंक्शंस होते हैं लीवर के। तो हम बेसिकली लीवर फंक्शंस क्यों करते हैं, लीवर के फंक्शन को चेक करने के लिए कि हमारा लीवर सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, लीवर के कितने सारे काम्स होते हैं, काम्स बोल रही हूँ, कितने सारे काम होते हैं ना लीवर के। प्रोटीन बनाता है, क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। ये देखो, ये हमारा प्रोटीन कौन बनाता है, हमारा लीवर ही बना रहा है। इसलिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट में प्रोटीन का टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, कि अगर प्रोटीन का लेवल ज्यादा या कम आएगा तो हम समझ जाएंगे कि मतलब कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है हमारे लीवर में। ठीक है, तो इसलिए हम प्लाज्मा प्रोटीन्स लगाते हैं। और भी बाइल बनाता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, स्टोर हाउस का काम करता है, और कितने सारे फंक्शंस रहते हैं। ये सब हमने लीवर की क्लास में पढ़ लिया था जब हमने लीवर की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी देखी थी। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और एलएफटी के भी बेटा 2 क्लासेस हो गई है ना, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। ठीक है, तो आज हम हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स को देखेंगे। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स में बेसिकली हम सारे ही प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। ठीक है, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं बेटा कि प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं, जैसे ये समझो कि हमारा ब्लड है, इसको हटा देती हूँ मैं। ठीक है, तो समझो बेटा जैसे ये हमारा ब्लड है। ठीक है, अब ये ब्लड 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक तो हमारा होता है बेटा प्लाज्मा, और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि क्या होती है, हमारी ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लाज्मा होता है ये कितना होता है ब्लड में, 55%। ठीक है, और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड सेल्स होते हैं ये होते हैं 45%। ठीक है, और फिर ये जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये फर्दर डिवाइड हो होता है। इसमें और क्या क्या चीजें रहती है, इसमें होता है बेटा पानी। ठीक है, वाटर होता है, और क्या होता है, इसमें होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, और क्या होता है, और होता है इसमें, एक मिनट, और होता है इसमें बेटा सॉल्यूट्स। ठीक है, सॉल्यूट्स बेसिकली आयंस हो गए, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सारे, और पानी तो पता ही है क्या होता है। और प्रोटीन्स बेटा जो हमारे प्रोटीन्स जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन, इन प्रोटीन्स को हम बेसिकली आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोटीन। ठीक है, अब ये समझो कि जो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, हम एलएफटी लगाते हैं, तो हम एलएफटी लगाते हैं बेटा सीरम से। ठीक है, हम प्लाज्मा से नहीं लगाते हैं, हम सीरम से लगाते हैं। तो और ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब हम टेस्ट लगा रहे हैं सीरम प्रोटीन्स का। ठीक है, तो हम प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस समझते हैं, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। ठीक है, चलो ये हटा देती हूँ। अब इधर देखो, प्लाज्मा वर्सेस सीरम। बेटा हम सीरम से टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है और ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये समझो ये टेस्ट ट्यूब है हमारी एंटीकोएगुलेटेड टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, और इसमें कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमारा ब्लड है वो क्या कंटेन करके रखता है, वो कंटेन करके रखता है मैम प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। और बेटा जो हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है, वो प्लाज्मा बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर भी कंटेन करके रखता है, जो होता है हमारा फिब्रिनोजन।
ठीक है, ये फिब्रिनोजन भी कंटेन करके रखता है। तो जब हम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड को हमारी एंटीकोएगुलेटेड ट्यूब में डालते हैं, ठीक है, मान लो जैसे कि ये सोडियम फ्लोराइड है या ईडीटी है, कोई सी भी ट्यूब है, ठीक है, ये एंटीकोएगुलेटेड है, मतलब इसमें ऐसे सब्सटेंसेस मिक्स है जो कि ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, ठीक है, जो कि फिब्रिनोजन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। तो जब हम इसको इस ट्यूब में बेटा डालेंगे ब्लड को, हमारे ब्लड को, तो हमें प्योर प्लाज्मा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिब्रिनोजन भी रहेगा, ब्लड सेल्स भी रहेगी, है ना, हर चीज़ रहेगी मौजूद में। तो क्या होता है बेटा, ये जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा वहाँ पे हमारी आरबीसीज आ जाएगी। देखो मैं बना के बता देती हूँ। देखो बेटा ऐसा रहेगा, तो ये हमारा जब हम ब्लड डालेंगे और इसको थोड़ी देर रख भी ऐसे ही रख देंगे या फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना, तो ये हमारी नीचे क्या आ जाएगी, आरबीसी जस्ट सेटल डाउन हो जाएगी। और ये जो बीच में वाइट वाइट दिखेगा हमें, इसे बोलते हैं बफिकोइड। यहाँ पे बेसिकली डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहती है। और ये येलो कलर का स्ट्रॉ कलर का बेसिकली फ्लूइड मिलेगा हमें, वो हमारा मिल जाएगा हमें प्लाज्मा, ठीक है। और इस प्लाज्मा में ही बेटा हमारे प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो इसमें जो रहेंगे प्रोटीन्स उसको हम बोल देंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। आई होप आपको ये प्लाज्मा क्लियर हो गया होगा। अब सीरम की बात करो। अब सीरम की बात करते हैं, तो हमें सीरम कैसे मिलता है, ऐसे समझो कि ये प्लाज्मा से ही आगे जाके हमें क्या मिलता है, सीरम। देखो अब ये यहाँ पे हमने एंटीकोएगुलेटेड ट्यूब में ये वाला ब्लड डाला है ना, तो ये एंटीकोएगुलेंट्स ने क्या करा, ये फिब्रिनोजन की एक्टिविटी को रोक दिया, तो हमें पूरा प्योर प्लाज्मा मिल गया, ठीक है। अब इस वाले ट्यूब को देखो, तो इसमें कोई भी एंटीकोएगुलेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मतलब ये बेसिकली रेड ट्यूब है, ठीक है। रेड टॉप वाली में कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं प्रेजेंट होता है ना, तो इसमें कोई एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर यही सेम ब्लड हमने इसमें डाला, ठीक है, इस वाली ट्यूब में, तो ये हमारा फिब्रिनोजन तो इसमें प्रेजेंट रहेगा ब्लड में, ठीक है। अब ये फिब्रिनोजन क्या करेगा बेटा, क्लॉट बना देगा, है ना, ये कंज्यूम हो जाएगा पूरा और क्लॉट बना देगा। तो बेटा ये नीचे वाले पोर्शन में जब हम देखो, तो जब हम इस ट्यूब को बेटा सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना, तो हमें नीचे जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होगी ना, वो क्लोट हो जाएगी, क्योंकि फिब्रिनोजन बेटा कंज्यूम हो गया, उसने क्या करा, रेड ब्लड सेल का क्लोट बना दिया। और ऊपर जो हमें एकदम क्लियर फ्लूइड मिलेगा वो हमारा सीरम रहेगा। तो बस इतना सा डिफरेंस रहता है बेटा कि जो प्लाज्मा होता है उसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है और जो सीरम होता है उसमें फिब्रिनोजन एब्सेंट रहता है, ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें दोनों में सेम ही रहेगी, ठीक है। इसमें भी प्रोटीन रहेंगे बेटा सीरम में। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सीरम का टेस्ट लगाते हैं एलएफटी में ना, तो हम बेसिकली देखते हैं सीरम प्रोटीन्स को, ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया ना कि प्लाज्मा प्रोटीन, सीरम प्रोटीन, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई भी डाउट मत रखना, ओके। चलो अब हम हमारे सीरम प्रोटीन्स को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सीरम प्रोटीन्स, ठीक है। तो सीरम प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, सीरम प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और इन दोनों का सम होता है बेटा टोटल प्रोटीन, ठीक है। और इनकी एजी रेशियो भी हम निकालते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन का रेशियो भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन क्या होते हैं, बेसिकली ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में हमें मिलते हैं, ठीक है। इनको सिंथेसिस कौन कर रहा है, तो इनकी सिंथेसिस हमारा लीवर कर रहा है, ठीक है। ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर की तरह भी काम करते हैं, पीएच को भी मेंटेन करते हैं ब्लड के, ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और बेटा ये इम्यूनिटी में भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा ग्लोब्यूलिन होगा, बेसिकली ग्लोब्यूलिन का जो गामा ग्लोब्यूलिन होगा वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन से सिंथेसिस करता है, ठीक है। वो लीवर में सिंथेसिस नहीं होता वैसे, इसलिए हम गामा ग्लोब्यूलिन को नहीं लगाते, सीरम गामा ग्लोब्यूलिन का टेस्ट नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लीवर में सिंथेसिस से नहीं हो रहा है और अभी हम एलएफटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गामा ग्लोब्यूलिन को छोड़कर, विच इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, उनको छोड़कर हम ये सारे प्रोटीन्स के टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम एक एक करके प्रोटीन्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे एल्ब्यूमिन को शुरू करते हैं। एल्ब्यूमिन क्या होता है, तो एल्ब्यूमिन हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाला प्रोटीन है, ठीक है, विच इज़ 60% है। देखो इतनी ज़्यादा अमाउंट में एल्ब्यूमिन हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो प्लाज्मा में और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो प्लाज्मा में और होती है वाटर होता है ना, और क्या होते हैं प्रोटीन्स जो हमारे
प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं और सॉल्यूट्स होते हैं विच इज़ बेसिकली आयंस, ठीक है। तो हमारा जो प्लाज्मा है, ठीक है, उसके जो प्रोटीन वाला पोर्शन है, तो ये बेसिकली जो हमारा एल्ब्यूमिन होगा, ठीक है, वो 60% रहेगा, ठीक है। इतने अबेंडेंट अमाउंट में एल्ब्यूमिन रहेगा। और जो ग्लोब्युलिन रहेगा वो ग्लोब्युलिन कितना रहेगा, 40% ग्लोब्युलिन रहेगा, ठीक है, इसमें प्रोटीन्स का प्लाज्मा में, ठीक है। और हम टेस्ट किससे लगाते हैं, हम टेस्ट लगाते हैं सीरम से, तो हम इसको सीरम प्रोटीन ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट एबिंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 60% हमारा एल्ब्यूमिन होगा, 40% हमारा ग्लोबुलिन होगा, ठीक है। और इन दोनों को आप सम करके 100% हमारा टोटल प्रोटीन हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखो, सिंथेसिस्ड ओनली इन लीवर, ठीक है, ये हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है। हमारा लीवर बना रहा है एल्ब्यूमिन, कितना बना रहा है, रोज बना रहा है 12 ग्राम, ठीक है। हर दिन ये 12 ग्राम एल्ब्यूमिन बना रहा है, ठीक है। मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर। अब ये ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर बेसिकली हमारा एल्ब्यूमिन एक प्रेशर बना रहा है, ठीक है। देखो, ऐसे समझो जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, प्लाज्मा भी है, ठीक है, प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल्स भी है, ठीक है। तो अब ये प्लाज्मा बेटा क्या लेकर जाता है, प्लाज्मा में कितने सारे आयंस होते हैं ना, हमारे सॉल्यूट्स होते हैं, विच इज हमने देखा है ना, पानी होते हैं, छोटे छोटे से सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है। सोडियम हो गया, जैसे आयंस, और पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये तो छोटे छोटे हॉर्मोन्स हो गए हैं ना। तो ये छोटे छोटे से सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे बिलिरुबिन हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ठीक है, ड्रग्स हो गए। तो ये क्या क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे अमाउंट के रहते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से रहते हैं। तो ये तो क्या होते हैं हमारे ऐसे ब्लड से वेजल से बाहर निकल के चले जाते हैं ना। अब ये जो हमारा एल्ब्यूमिन रहेगा, ये एल्ब्यूमिन क्या थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना। तो ये एल्ब्यूमिन इस जो ब्लड वेसल्स है इसके बाहर नहीं जा पाता है, तो इससे क्या, इसको ब्लड वेसल के अंदर ही रहना है, प्लाज्मा के अंदर ही रहना है ना। तो अब ये क्या करता है, जैसे जो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल में क्या है, पानी है। तो ये ब्लड वेसल के अंदर जिसको ये जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ अंदर कोई तो पानी तो होगा ना, तो अब ये जैसे पानी बाहर जा रहा है ब्लड वेसल के बाहर, ठीक है। तो ये जो हमारा एल्ब्यूमिन है, ये बेसिकली क्या करता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और ये जिस प्रेशर से अपनी तरफ पानी को खींच रहा है, उसी प्रेशर को हम बोल देंगे ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये पानी को क्यों खींचता है अपनी तरफ, तो बेटा अगर पानी को ये अपनी तरफ ना खींचेगा तो पानी क्या होगा, पानी हमारे टिश्यूज में चला जाएगा ब्लड वेसल से होके, ठीक है। हमारे टिश्यूज में चला जाएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी। तो ये इस वजह से बेटा हमारी जो ब्लड वेसल है उसमें पानी को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और एक प्रेशर और लगता है बाहर से, ठीक है, ब्लड वेसल के बाहर से, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बेटा क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल है, ठीक है, इधर बताती हूँ। ये तो प्रोटीन हो गया हमारा, एल्ब्यूमिन हो गया जो पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब ये बाहर ब्लड वेसल के बाहर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ये ब्लड वेसल से पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो ये दोनों अपनी तरफ पानी को खींचेंगे, पानी को खींचेंगे, तो क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल का है वाटर का बैलेंस मेंटेन होके रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कोई एडिमन नहीं होगा, ठीक है, पानी की भी कमी नहीं होगी ब्लड वेसल में, ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें चलती है बेटा, ठीक है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो एल्ब्यूमिन है उसका यही है कि ये ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। आई होप आपको ऑनकोटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो एल्ब्यूमिन बेसिकली हमारे प्लाज्मा में होता है, हमारी ब्लड वेसल में, ठीक है। तो ब्लड वेसल से बाहर पानी ना चला जाए टिश्यू में, इसलिए ये एक प्रेशर लगाता है बाहर से, ठीक है, ताकि सारा पानी अपनी तरफ खींच सके। तो इसी प्रेशर को हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इस ऑनकोटिक प्रेशर को बेटा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहा जाता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक। एक तो मेरा दुख यही है कि मेरे को स्पेस ही नहीं मिलती है आपको समझाने के लिए, पर फिर भी मैं स्पेस को ढूंढ लेती हूँ।
फिर देखो और क्या करता है ये, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, ठीक है। जो हमारा एल्ब्यूमिन है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी है ना। ये जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन है, ये क्या करता है, कुछ सब्सटेंसेस जैसे हार्मोन्स, फैटी एसिड्स, बिलिरुबिन, कैल्शियम, ड्रग्स, आयंस, ठीक है, इनको क्या करता है ये, इनको ब्लड में लेकर आता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है ना। फिर क्या आता है बेटा, बफरिंग एक्शन। अब ये जो हमारे एल्ब्यूमिन है, ठीक है, ये बेसिकली एम्फीटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है, मतलब ये एसिडिक कंडीशन में भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और ये एल्कलाइन कंडीशन में भी, बेसिक कंडीशन में भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पीएच का भी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आगे आता है न्यूट्रिशनल रिजर्व्स, ठीक है। अब ये जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है, बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे अगर कोई बंदा फास्टिंग की कंडीशन में, ठीक है, या फिर स्टारवेशन की कंडीशन में है, तो क्या होता है, ये जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और काय में कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड में, ठीक है। अब अमाइनो एसिड बेसिकली क्या है, एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो जब कोई बंदा स्टारवेशन की कंडीशन में है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको न्यूट्रिशनल रिजर्व के भी फंक्शन में ये काम आते हैं, ठीक है। और क्या, जैसे हमने ये भी देखा था कि जो हमारा लीवर होता है, बेसिकली लीवर में ही मेटाबॉलिज्म चलता है ना। तो ये जो प्रोटीन्स, ग्लूकोज, इनका मेटाबॉलिज्म का लीवर में चलता है। और क्या होता है, लीवर को स्टोर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये फंक्शन भी होता है लीवर का, है ना, कि लीवर क्या करता है, जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, है ना, तो वो क्या करता है, वो जो हमारे फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स रहते हैं हमारे लीवर में, उनसे फिर वो नया ग्लूकोज बनाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारा एल्ब्यूमिन क्या में कन्वर्ट हो रहा है, टूट के अमाइनो एसिड में, ठीक है। फिर इस अमाइनो एसिड से क्या करेगा, हमारा जो लीवर होगा वो इस अमाइनो एसिड से हमें वापस से ग्लूकोज बना देगा ना। तो और ये ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी देता है हमें, ठीक है। तो इसलिए बेटा इसका न्यूट्रिशनल रिजर्व में भी फंक्शन होता है, ठीक है। और क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। देखो अब हमारे लीवर का एक और फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में इनको ये प्रोटीन्स काम करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं प्रोटीन हेल्प, तो जो हमारा जैसे लीवर में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहा है, ठीक है, जैसे ड्रग हो गया या अल्कोहल हो गई, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस आ रहे हैं, तो ये एल्ब्यूमिन क्या करते हैं, ये एल्ब्यूमिन इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बाइंड करके उनको लेस टॉक्सिक या फिर नॉन टॉक्सिक बना देते हैं, ठीक है, उनको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, इसलिए इसका डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल कंडीशन देख लेते हैं कि हमारा अगर एल्ब्यूमिन बढ़ता है ब्लड में तो वो किस कंडीशन की वजह से बढ़ेगा, और अगर एल्ब्यूमिन कम हो रहा है ब्लड में तो वो किस कंडीशन में कम होगा, ठीक है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपो का मतलब बेटा कम होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन मतलब तो हमें पता ही है प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन। और जब भी ईमिया आए मतलब ब्लड की बात हो रही है, ठीक है, तो हाइपो मतलब कम, एल्ब्यूमिन मतलब कम एल्ब्यूमिन, और ईमिया ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में जब एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, ठीक है, तो वो ब्लड में एल्ब्यूमिन कम कब हो रहा है, तो उसकी कंडीशन होती है लीवर डिजीज, जैसे सिरोसिस या हेपेटाइटिस, ठीक है। तो क्या होता है, जब लीवर डिजीज हो जाती है हमें, जैसे कि हमें सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो इन कंडीशन में क्या होता है बेटा, सिरोसिस और हेपेटाइटिस में हमारे लीवर की जो सेल्स होती है वो बेसिकली डैमेज हो जाती है, ठीक है। और लीवर की सेल्स ही हमारे प्रोटीन्स को सिंथेसिस कर रही है ना, एल्ब्यूमिन को सिंथेसिस कर रही है। तो अगर लीवर की सेल ही डैमेज हो गई है तो हमारा एल्ब्यूमिन का तो सिंथेसिस ही नहीं होगा ना, सिंथेसिस कम होगा। तो इसलिए जो हमारा ब्लड में हमारा एल्ब्यूमिन है वो हमें कम मिलेगा, तो हमें कैसी कंडीशन आ जाएगी, हेल्थ हाइपो एल्बुमिनीमिया, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है ये, प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं होगा। और प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है हमारी हेपेटोसाइट्स, लीवर की सेल्स, वही क्या हो गई है, सिरोसिस और हेपेटाइटिस की वजह से डैमेज हो गई है, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली ग्लोमेरुलस का सिंड्रोम होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में बेटा डिफेक्ट आ जाता है। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये हमारे नेफ्रॉन का एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, फिल्टर का काम करता है ये, ठीक है। हमारे जो बेटा इंपॉर्टेंट
मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये फिल्टर करके वापस ब्लड में पहुंचा देता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे क्रिएटिन, यूरिया, इनको ये फिल्टर कर देता है किडनी से, और फिर ये यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है किडनी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, उसके फंक्शन, वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, और क्या करता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हमारे प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स, ठीक है, तो उन एल्ब्यूमिन्स को भी ये क्या करता है, फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकलवा देता है, ठीक है। तो जो हमारे एल्ब्यूमिन होंगे वो क्या होगा, इस ग्लोमेरुलस की डिफेक्ट की वजह से क्या होंगे, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे तो हमारे ब्लड में नहीं आएंगे, ठीक है, तो ब्लड में कमी होगी एल्ब्यूमिन की, तो इसलिए भी हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होता है, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से। और क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन का मतलब पता है, कुपोषित, है ना, यही होता है ना, मुझे तो यही पता है, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, है ना, मतलब क्या होता है कि हम प्रोटीन ही नहीं ले रहे, अब हम हमारी डाइट में अगर प्रोटीन ही नहीं लेंगे, ठीक है, प्रोटीन लेंगे ही नहीं, तो प्रोटीन ब्लड में आएगा कैसे, ये भी एक कंडीशन है ना, कि अगर इंसान प्रोटीन लेगा ही नहीं तो फिर ब्लड में प्रोटीन दिखेगा कैसे, तो ये भी एक कंडीशन है माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इसकी वजह से भी एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। फिर क्या होता है, बर्न, ठीक है, बर्न जैसे हमारा कोई, हमें कोई इंजरी हो गई, कोई इंसान जल गया कहीं से, तो क्या होगा, जो प्रोटीन, जो फ्लूइड वगैरह, प्लाज्मा वगैरह बाहर होगा बॉडी से, ठीक है, वो प्लाज्मा क्या कंटेन करके रखता है, प्रोटीन्स कंटेन करके रखता है, ठीक है, ग्लोब्यूलिन कंटेन करके रखता है, तो क्या होगा कि ये जो एल्ब्यूमिन होगा वो उस इंजरी के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है, उसका भी लॉस होगा एल्ब्यूमिन का, तो इस कंडीशन में भी एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा हमारे ब्लड से, ठीक है, देखो ये लॉस थ्रू वुंड, ठीक है, चोट में से बाहर निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब हाइपर एल्बुमिनीमिया, हाइपर मतलब बेटा बड़ा हुआ, और एल्ब्यूमिन का मतलब वही, और ये ईमिया ब्लड में, तो ब्लड में एल्ब्यूमिन बढ़ रहा है, तो वो किस कंडीशन में बढ़ रहा है, देखो ब्लड में एल्ब्यूमिन का कम होना तो बहुत ही मतलब समझ में आ रहा है, पर ज़्यादा होना मतलब बहुत रेयर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ये एल्ब्यूमिन ब्लड में हमें ज़्यादा मिले, ठीक है, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, और फिर भी जैसे अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, तो ये भी मतलब ज़्यादा होता नहीं है, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन की क्या कंडीशन होती है, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जैसे किसी को वॉमिट हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी को डायरिया हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, मतलब क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो पानी की जब कमी हो जाएगी हमारे ब्लड वेसल्स में, तो उस कंडीशन में मतलब हमें एल्ब्यूमिन ज़्यादा दिखेगा। आप देखो पानी, जो हमारे प्रोटी प्लाज्मा है, ठीक है, उसमें तो पानी भी रहता है, प्रोटीन्स भी रहता है, तो अब पानी की कमी हो गई है, तो सिर्फ क्या बचा, एल्ब्यूमिन बचा, तो इस कंडीशन में एल्ब्यूमिन बड़ा हुआ दिख सकता है, हमें लग सकता है, ठीक है। चलो, इस कंडीशन को हीमो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, जब प्लाज्मा में पानी की कमी हो जाए और एल्ब्यूमिन बढ़ जाए, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलो, हमने एल्ब्यूमिन को देख लिया, हमने एल्ब्यूमिन का फंक्शंस पढ़ लिए, हमने एल्ब्यूमिन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लिया, अब हम इसका फाइनली एस्टिमेशन देख लेते हैं कि हम हमारे एल्ब्यूमिन का टेस्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का टेस्ट लगाते हैं हम, मेथड क्या है उसकी, मेथड है BCG, ठीक है, विच इज ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, ठीक है, ग्रीन से समझ आ रहा है कि ग्रीन कलर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, नॉर्मल रेंज बेसिकली हमारे एल्ब्यूमिन की कितनी रहेगी, 3.5 से 5.5 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है, ये ग्राम्स में होती है बेटा इसकी SI यूनिट, ये याद रखना, और SI यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जब भी तुमसे कोई नॉर्मल रेंज पूछे, ठीक है, तो नॉर्मल रेंज के आगे हमेशा SI यूनिट लगाना ही लगाना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया तो कि तुम नॉर्मल रेंज बताओगी एल्ब्यूमिन की, तो तुमने बता दी 3.5 से 5.5, अब वो बोलेगा क्या बताओ, ग्राम्स में कि मिलीग्राम्स में, काई में, तो तुम क्या बोलोगे, हमें नहीं पता, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अपन को पता होना चाहिए कि जो हमारे जैसे प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, तो उनकी ग्राम्स में आएगी, ठीक है, जो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स होंगे उनकी मिलीग्राम में आएगी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंजाइम्स आते हैं उनकी इंटरनेशनल यूनिट या फिर यूनिट पर लीटर में आती है, ठीक है। चलो,
तो इसकी मेथड हो गई, इसकी नॉर्मल रेंज हो गई। चलो अब प्रिंसिपल देखो, तो प्रिंसिपल क्या होता है कि जो हमारा एल्ब्यूमिन है ना, वो एल्ब्यूमिन काय के साथ रिएक्ट करेगा, बीसीजी ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन के साथ में रिएक्ट करेगा। कैसी कंडीशन में बेटा, एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, पीएच इसका एसिडिक होगा। इस कंडीशन में ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में और एक ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना इजी है इसका प्रिंसिपल, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी। जैसे प्रोसीजर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ नहीं है, बस हमारा एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन जो है वो बीसीजी रिएजेंट के साथ में कंबाइन होगा एसिडिक कंडीशन में और ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। रिएजेंट देखो तो बीसीजी रिएजेंट होगा बेसिकली। अब बीसीजी रिएजेंट क्या क्या कंटेन करता है, तो बीसीजी रिएजेंट बेसिकली ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, सक्सिनेट बफर और सोडियम एजाइड ये कंटेन करके रखता है, ठीक है। और डिस्टिल वाटर हम लेंगे हमारे ब्लैंक के लिए और स्टैंडर्ड लेंगे हम हमारी स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। चलो अब प्रोसीजर देखो तो क्या होता है, हमारा वर्किंग रिएजेंट हमने ले लिया था, ठीक है, बीसीजी रिएजेंट होता है, ठीक है, बीसीजी ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन रिएजेंट। अब हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली, एक टेस्ट वाली, एक स्टैंडर्ड वाली और एक ब्लैंक वाली। इधर बना दूँ, देखो जैसे ये हो गई हमारी टेस्ट ट्यूब वाली ट्यूब, ये हो गई हमारी ब्लैंक वाली और ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड वाली, ठीक है। ये टेस्ट, ये स्टैंडर्ड और ये ब्लैंक। टेस्ट वाली में हम क्या डाल, इन सारी ही टेस्ट ट्यूब में हम बेटा हमारा वर्किंग रिएजेंट डालेंगे, ठीक है। एक एक एम एल वर्किंग रिएजेंट डाल दिया सब में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। और फिर जो हमारी टेस्ट वाली है जिसमें हमें टेस्ट लगाना है, उसमें हम क्या डालते हैं, हम सीरम से टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। इसमें तो हम सीरम ही लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ये चीज़ मैं बताना भूल गई, मतलब बताना क्या, हमें पता ही है ऑलरेडी, इतनी दफ़ा मैं शुरू से यही बोलते आ रही हूँ कि सीरम प्रोटीन, ठीक है। तो हम इसमें सैंपल बेटा सीरम लेंगे, ठीक है, सैंपल सीरम लेंगे। और कौन सी वाइल में लेंगे हम, जिसमें एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट ना हो, ठीक है, विच इज रेड ट्यूब। रेड ट्यूब जिसको हम प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, रेड टॉप ट्यूब में हम सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में बेटा वर्किंग रिएजेंट विच इज़ हमारा बीसीजी रिएजेंट डाल दिया। अब हम जो हमारी टेस्ट वाली है उसमें हम हमारा सीरम डाल देंगे, ठीक है, जो कि है 10 माइक्रोलीटर। स्टैंडर्ड में हम स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है लैब में वो डालेंगे 10 माइक्रोलीटर और ब्लैंक में हम डालते हैं हमेशा डिस्टिल वाटर, कितना, वही सेम क्वांटिटी में 10 माइक्रोलीटर, ठीक है। फिर इनको इंक्यूबेट कर देंगे बेटा हम 5 मिनट के लिए, ठीक है, एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा उस पर हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और इसका एब्जॉर्बेंस हम ले लेंगे 640 नैनोमीटर पे, ठीक है, कलरीमीटर पे। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो जो हम हमारा सीरम एल्ब्यूमिन का फॉर्मूला कैसे होता है, सीरम एल्ब्यूमिन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट को हम डिवाइड कर देंगे एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड से और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड से, ठीक है। एल्ब्यूमिन का स्टैंडर्ड बेटा 4 होता है, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ग्लोब्यूलिन को देखो तो ग्लोब्यूलिन क्या है, ग्लोब्यूलिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। एल्ब्यूमिन का हमने देखा कि एल्ब्यूमिन 60% रहता है, सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। और जो उसके बाद फिर आता है, दो ही तो रहते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो 60% एल्ब्यूमिन हो गया और ये हो गया हमारा 40% ग्लोब्यूलिन, ठीक है। अब देखो ग्लोब्यूलिन्स आर ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स लार्जर देन एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये साइज में एल्ब्यूमिन से भी बड़े होते हैं, ठीक है। फंक्शंस इन ट्रांसपोर्टेशन, इम्यूनिटी एंड क्लोटिंग, ठीक है। ये जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये मतलब बेसिकली अभी हम ग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं। तो ये ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है और कुछ प्रोटीन फ्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ग्लोबुलिन्स होते हैं बेसिकली वो देखो अल्फा ग्लोबुलिन होते हैं, बीटा ग्लोबुलिन होते हैं और गामा ग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है। तो गामा ग्लोबुलिन बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं और यही हमारे इम्यूनिटी में काम करता है। और अभी हमने शुरू में क्या देखा था कि हम हमारे लीवर में सिंथेसिस जो प्रोटीन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली हमारे एलएफटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं बेटा ये हमारे लीवर में सिंथेसिस नहीं होते, तो हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ हमारे अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन की बात करेंगे। अब अल्फा में भी अल्फा 1 और अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स आते हैं, ठीक है।
और बीटा में बीटा ग्लोबुलिन्स एक बीटा ग्लोबुलिन्स आता है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन्स की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारे इम्यून डिफेंस में काम करता है। ये हमारी कौन बनाती है, ये लीवर में सिंथेसाइज नहीं होता, ये हमारी प्लाज्मा सेल्स बनाती है, ठीक है। जो बी सेल्स जो बेटा आगे जाके हमारे प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो इन गामा ग्लोबुलिन्स को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और हम लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये इम्यूनिटी को देख लो कि ये इम्यूनिटी में हमारी गामा ग्लोबुलिन फंक्शन कर रही है, ठीक है। अब ये जो अल्फा 1 ग्लोबुलिन है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन है और ये बीटा ग्लोबुलिन से ये हमारे लीवर में सिंथेसिस हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लीवर बना रहा है। अब ये देखो, यही भी यहीं पे आ गया, गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा सेल बना रही है, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयरन, कॉपर, लिपिड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा अल्फा 1 की अगर बात करें हम, अल्फा 1 ग्लोबुलिन की, ठीक है, तो ये हमारे हॉर्मोन्स, ड्रग्स, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो हमारी टिश्यू होती है, ठीक है, बेसिकली हमारी टिश्यू को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एंजाइम से, ठीक है, ताकि एंजाइम उनको डैमेज ना कर दे। अब अल्फा 2 की बात करें तो अल्फा 2 ग्लोबुलिन बेटा कॉपर को लेकर जाता है, ठीक है। कॉपर को ये ट्रांसपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। फिर हम हमारे बीटा ग्लोबुलिन की बात करें, ठीक है, तो बीटा ग्लोबुलिन लिपिड को लेके जाता है। और बीटा ग्लोबुलिन का ही एक ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है, वो आयरन को कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे इनके ट्रांसपोर्ट के फंक्शन होते हैं, ठीक है। फिर इम्यून डिफेंस में वही हमारा गामा ग्लोबुलिन आता है, जिसको हम पढ़ते नहीं है, पर ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन बेसिकली इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, क्योंकि वो हमारी एंटीबॉडीज होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करती है, वायरस या पैथोजन से हमें बचाती है, ठीक है। चलो, अब नॉर्मल रेंज देखो ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन की नॉर्मल रेंज होती है 1.8 से 3.6 ग्राम पर डेसी लीटर, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी देखते हैं, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में सबसे आता है हाइपर ग्लोबुलिनेमिया, ठीक है। हाइपर मतलब बड़ा हुआ, और ग्लोबुलिन और एमिया ब्लड में, तो ब्लड में ग्लोबुलिन किस कंडीशन में बढ़ता है, तो ब्लड में ग्लोबुलिन बढ़ता है क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। अब क्रोनिक इन्फेक्शन बेटा जैसे ट्यूबरकुलोसिस को देख लो, टीबी को, है ना, या क्रोनिक हेपेटाइटिस को देख लो। अब इसमें क्या होता है कि ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन होते रहता है। जैसे हमने अभी देखा कि जो हमारे गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो हमारी एंटीबॉडीज को बेटा क्या करते हैं, सिक्रीट करके रखते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन को सिक्रीट करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, ठीक है, इन्फेक्शन फैला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गामा ग्लोबुलिन्स बढ़ेंगे ना ब्लड में, वो बढ़ेंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, इन बैक्टीरियाज और इन इन्फेक्शन के ऊपर अपना काम करेंगे। तो इस कंडीशन में क्रोनिक इन्फेक्शन में बेटा बढ़ता है। और क्या, ऑटो इम्यून डिजीज में भी बढ़ेगा। ऑटो इम्यून डिजीज, भाई ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है कि हमारी खुद ही सेल हमारे बॉडी की सेल्स को मारती है। तो ये मतलब जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली गामा ग्लोबुलिन का ही फंक्शन होता है, गामा ग्लोबुलिन ही बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बेटा मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में भी हमारा ग्लोबुलिन बढ़ता है ब्लड में। फिर आती है हाइपोग्लोबुलिन एमिया, ठीक है, मतलब ग्लोबुलिन का ब्लड में कम हो जाना। ये किस कंडीशन में आएगा, ये इम्यूनो डेफिशिएंसी की कंडीशन में आएगा, जब हमारी बॉडी इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमारी ब्लड सेल्स जो है, जो हमारा बेसिकली गामा ग्लोबुलिन है, हमारी प्लाज्मा सेल है, वो गामा ग्लोबुलिन बना ही नहीं रही है, ठीक है, कम बना रही है या फिर बना ही नहीं रही है। तो उस कंडीशन में भी ग्लोबुलिन हमारे ब्लड में हमें कम दिखेगा। देखो बेटा, फिर आता है लीवर डिजीज, ठीक है। तो लीवर डिजीज की वजह से ग्लोबुलिन कम कैसे हो रहा है ब्लड में, तो ग्लोबुलिन इसलिए कम हो रहा है बेटा ब्लड में, क्योंकि बेटा लीवर के सेल्स ही तो हमारे प्रोटीन्स बना रही है ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, ठीक है। और लीवर डिजीज हो रही है, जैसे सिरोसिस हो रही है या हेपेटाइटिस हो रही है, तो उसमें लीवर की सेल्स डैमेज हो रही है। लीवर की सेल्स डैमेज हो रही है, इसका मतलब वो प्रोटीन्स को सिंथेसिस से नहीं कर रही, ठीक है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन को सिंथेसिस से नहीं कर रही। अब वो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन बनेंगे ही नहीं, तो वो तो ब्लड में कम ही दिखेंगे ना हमें, ऑब्वियस है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हमने देखा था, जो एल्ब्यूमिन में हमने देखा था, ठीक है, कि ये ग्लोमेरुलस का बेसिकली ये डिफेक्ट होता है, कि जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। अब वो मेम्ब्रेन क्या करती है, बेसिकली परमेएबल होती है, ठीक है।
जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, इनको वो पास आउट कर देती है बाहर, ठीक है, और उनको फिल्टर करके फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर चली जाती है किडनी में से, ठीक है। अब जो हमारी जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन होती है बेसिकली वो डैमेज हो जाती है इस सिंड्रोम में, ठीक है। तो वो डैमेज हो जाएगी तो वो बड़े मॉलिक्यूल जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन को भी बाहर भेज देगी यूरिन के थ्रू, वो लॉस हो जाएंगे। तो है ना, इस कंडीशन में भी हमारा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन कम हो जाता है, ठीक है, नेफ्रोटिक कंडीशन की वजह से। चलो, अब देखो इसका रिलेशन बेटा हमारे एल्ब्यूमिन के साथ में कैसे होगा। तो जो हमारा ग्लोबुलिन है, ठीक है, हम ग्लोबुलिन को कैसे निकालते हैं, हम ग्लोबुलिन को निकालते हैं टोटल प्रोटीन में से एल्ब्यूमिन को माइनस कर देते हैं, तो हमें हमारा ग्लोबुलिन मिल जाता है। अब देखा जाए तो वैसे तो हमें टोटल प्रोटीन को पहले पढ़ना था ग्लोबुलिन से, ठीक है, पर हम फ्लो में चल रहे हैं, एल्ब्यूमिन पढ़ा, ग्लोबुलिन पढ़ा, ठीक है। अब बाद में हम टोटल प्रोटीन को देख लेंगे। अभी इतना समझ जाओ कि हम ग्लोबुलिन को कैसे निकाल रहे थे। हम ग्लोबुलिन को निकाल रहे हैं कि हम टोटल प्रोटीन में से एल्ब्यूमिन को माइनस कर देते हैं तो हमें हमारा ग्लोबुलिन मिल जाता है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ। टोटल प्रोटीन बेटा क्या होता है, टोटल प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन से मिलके हम हमारा टोटल प्रोटीन मिल जाता है। तो हम टेस्ट में जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हम एल्ब्यूमिन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हम टोटल प्रोटीन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हम ग्लोबुलिन का अलग से टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोटीन में हमारा जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसका मतलब ग्लोबुलिन हमें मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमने एल्ब्यूमिन लगाया और हमने टोटल प्रोटीन लगाया, तो हम क्या करते हैं, इस टोटल प्रोटीन में से जैसे एल्ब्यूमिन भी है तो एल्ब्यूमिन को हम माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें ग्लोबुलिन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ग्लोबुलिन को निकाल देते हैं। एक और चीज आती है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो, ठीक है, इसमें हम हमारे एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम जो हमारा सीरम एल्ब्यूमिन आया है, ठीक है, अब हमारा हमने जब ग्लोबुलिन निकाल लिया, ग्लोबुलिन हमारे पास आ गया, टोटल में से एल्ब्यूमिन को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया हमारा ग्लोबुलिन। अब हमें एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो निकालना है, तो जो हमारा एल्ब्यूमिन निकाला था हमने, उसमें से हम हमारे ग्लोबुलिन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और जो हमारे पास फिर रेशियो आएगी वो हमारी बेसिकली एजी रेशियो कहलाएगी, ठीक है। तो एजी रेशियो बेसिकली इसकी नॉर्मल रेंज होती है 1.2:1, मतलब 1.2 तो हमारा आ गया एल्ब्यूमिन, ठीक है, और 1 आ गया हमारा ग्लोबुलिन, ठीक है, या फिर 2 हमारा आ गया एल्ब्यूमिन और 1 आ गया हमारा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है बेटा, ठीक है, एजी रेशियो होती है। चलो, बेसिकली जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है ना वो ज़्यादा ही होता है, ठीक है, 60% होता है ना, प्लाज्मा वेल में ज़्यादा होता है, तो हमारा नॉर्मल रेंज में हम हमारा एल्ब्यूमिन हमारा ज़्यादा आना चाहिए और ग्लोबुलिन उसके कंपैरिजन में कम आना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, हमने एल्ब्यूमिन को समझ लिया, हमने ग्लोबुलिन को समझ लिया, हमने ग्लोबुलिन कैसे निकाला ये समझ लिया, हमने एजी रेशियो कैसे निकाली ये समझ ली, ठीक है, हमने एल्ब्यूमिन का पूरा प्रोसीजर एस्टिमेशन देख लिया, ठीक है, कि हम एल्ब्यूमिन का टेस्ट कैसे लगाते हैं। अब हम टोटल प्रोटीन का टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन दोनों को समझ लिया, ठीक है, दोनों का सम होता है हमारा टोटल प्रोटीन, ठीक है। तो अब टोटल प्रोटीन का टेस्ट कैसे लगाते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम मेथड कौन सी यूज़ करते हैं, बायूरेट मेथड, ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। टोटल प्रोटीन की इतनी नॉर्मल रेंज होती है, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है। इसका प्रिंसिपल देखते हैं, तो टोटल प्रोटीन जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्यूप्रिक आयन के साथ में रिएक्ट करता है कैसी कंडीशन में, एल्कलाइन मीडियम में, और क्या देता है, एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है, पर्पल वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। इनके प्रिंसिपल बहुत ही ईजी है, ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। फिर रिएजेंट देखते हैं, तो बायोरेट रिएजेंट क्या कंटेन करके रखता है, इसकी कंपोजिशन होती है कि ये कॉपर सल्फेट रहता है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, और क्या रहता है, डिस्टिल वाटर रहता है, और हमारा स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। तो ये हमारे रिएजेंट्स हो गए, ठीक है, बायोरेट रिएजेंट हो गया, बायोरेट reagent which is basically working reagent, ठीक है,
और फिर हमारा डिस्टिल वाटर भी हो गया और हो गया हमारा स्टैंडर्ड भी हो गया। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अब प्रोसीजर देखो इनकी, तो प्रोसीजर वही सेम कि 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम। ठीक है, एक हमारा हो गया टेस्ट के लिए, एक हो गया हमारा स्टैंडर्ड के लिए और एक हो गया ब्लैंक के लिए। तो इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हम वर्किंग रिएजेंट डालेंगे 1-1 ml। टेस्ट जिसमें करेंगे हम उसमें हम सीरम डालेंगे। ठीक है, 10 ml। जिसमें हमारी स्टैंडर्ड वाली ट्यूब रहेगी उसमें हम प्रोटीन का स्टैंडर्ड डालेंगे। ठीक है, 10 ml, सॉरी 10 माइक्रोलीटर। और ब्लैंक में हम डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे सेम क्वांटिटी में। ठीक है, 10 माइक्रोलीटर। फिर इन सभी को हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, और इनक्यूबेट करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, वही हमारे रूम टेम्परेचर पे। और इनका एब्जॉर्बेंस हम निकाल लेंगे 530 नैनोमीटर पे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। अब कैलकुलेशन देखो, तो कैलकुलेशन हम टोटल प्रोटीन का कैसे निकालते हैं, वही सेम इसकी एब्जॉर्बेंस ऑफ जो टेस्ट आएगी हमारी, उसको एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड के साथ हम डिवाइड कर लेंगे और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन रहेगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन रहेगा 6, टोटल प्रोटीन का कंसंट्रेशन 6 रहेगा। ठीक है, चलो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। वैसे तो हम प्रोटीन को पढ़ रहे, तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का जो रहेगा वही हमारे टोटल प्रोटीन का रहेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल प्रोटीन इज इक्वल टू एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखो, तो इसमें आता है सबसे पहले हाइपोप्रोटीनीमिया, विच इज बेसिकली प्रोटीन का कम हो जाना ब्लड में। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होगा, ये वही लीवर डिजीज में होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हेपेटोसाइट डैमेज हो रही है, या तो सिरोसिस या तो हेपेटाइटिस। इन कंडीशन में बेसिकली हेपेटोसाइट क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, और हेपेटोसाइट ही हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है। ठीक है, तो जो हेपेटोसाइट ही डैमेज हो जाएगी तो वो प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करेगी, और प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो वो ब्लड में तो कम ही दिखेगा। ठीक है, फिर आती है किडनी डिजीज, वही नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हमने पढ़ लिया था बेटा कि वो यूरिन में हमारे प्रोटीन्स क्या होते हैं, चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू, इसलिए हमारे ब्लड में नहीं दिखते। फिर आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब हम प्रोटीन लेंगे ही नहीं तो ब्लड में कहाँ से आएगा माल एब्जॉर्प्शन, कि हम प्रोटीन ले तो रहे हैं पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी प्रोटीन कम आएगा। फिर आते हैं बर्न और हेमोरेज की, अगर बर्न हो गया, कोई इंसान जल गया है, तो वो चोट की वजह से प्रोटीन सारे बह जाते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, इसलिए नहीं दिखते ब्लड में। फिर हाइपर प्रोटीनोमिया की कंडीशन मतलब हमारे ब्लड में प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलना। ठीक है, तो वो हमें डिहाइड्रेशन की वजह से मिलता है, कि जब हमारी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और हमें पता है कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में हमारा पानी भी होता है और प्रोटीन्स भी होता है। तो जब प्लाज्मा में पानी की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो हमारा प्रोटीन ही हमें मिलेगा ना। तो इस डिहाइड्रेशन की वजह से भी प्रोटीन ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा, और क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से भी प्रोटीन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हमारा प्रोटीन भी आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सीरम प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, जो भी आप बोल दो, हम सीरम से टेस्ट लगाते हैं इसलिए हम सीरम प्रोटीन लगाते हैं, और ये होते एक्चुअली में प्लाज्मा प्रोटीन से। ठीक है, तो इसलिए हम इनको प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलो अब हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। यहीं पर आज हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट ख़त्म होता है। ठीक है, बाय बाय।